हेलो दोस्तों, वेलकम टू के आर के लॉ क्लासेस। मैं हूं काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली का जो अमेंडमेंट बिल आया है 2021 का, उसके सारे प्रोविजंस को और क्या क्या खामियां हैं उन सारी चीज़ों को। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, पावर को लेकर के क्या पावर होगी दिल्ली गवर्नमेंट के पास में और क्या पावर होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। उन सारी चीज़ों को एक एनालिटिकल वे में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो सही है, क्या ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक्ट है जिसको अमेंड कर रहा है ये बिल, उसके बारे में। तो ये जो एक्ट है ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, जिसमें जो है ये 2021 का जो बिल है वो कुछ सर्टेन चेंजेस लाएगा। सबसे पहले हम बात करें ये एक्ट कैसे आया था। तो जो 69th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसने दो आर्टिकल ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि थे 239 डबल ए और 239 डबल बी। ये जो आर्टिकल ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये एक स्टेटस देता है दिल्ली को कि एक यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद इसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और साथ ही साथ इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो जिनकी तादाद जो होगी वो 10% होगी टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसमें यह भी कहा गया कि जो दिल्ली होगी उसका नेम होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसको इस नाम से जाना जाएगा। एक तरह से यहाँ पे बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो दिल्ली है वो एक तरह से हम कह लें कि हाफ जो है यूनियन टेरिटरी है और हाफ स्टेट है। ना ही ये पूरी तरीके से एक यूनियन टेरिटरी है, ना ही ये पूरी तरीके से ये स्टेट है। आधी पावर जो है इसको यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट करती है, आधी तरीके जो है इसको स्टेट की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इस चीज़ को माइंड में रख के ये पूरे कॉन्ट्रोवर्सीज को आप समझेंगे तो आपको बातें क्लियर होंगी। तो हम बात करते हैं ये जो एक्ट और है ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसके पास पावर होगा कि स्टेट लिस्ट से या कंकरेंट लिस्ट से जो भी होगी अपना बनाए, जो भी लॉ उसको रूल्स रेगुलेशंस या जो भी काम करना होगा उसमें से कर सकती है। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो है इस मैटर पे जो है एनसीटी दिल्ली के पास जो है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पावर नहीं होगा। इस मैटर में जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस मैटर पे जो पावर लॉ बनेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये जो पूरा मैटर है, ये जो पूरी पावर है जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास है। अब ये सारी जो कंट्रोवर्सी है वो इसी में कुछ चेंजेस की वजह से हुई है कि जो पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो पावर है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें जो चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले जो हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 2018 का, जो कि केस था एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इस केस में हुआ क्या था। एक्चुअली इस केस में यह हुआ था कि 5 जज की बेंच थी जिसमें ये कहा गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनकी कंकरेंस की ज़रूरत नहीं है अगर कोई इशू जो कि रिलेट नहीं करता है पब्लिक ऑर्डर से, पुलिस और लैंड से, तो उस सारे मैटर पे जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली अपना लॉ बना सकती है, उसको पास कर सकती है। उन सारी चीज़ों पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा, जो भी रूल्स एंड पॉलिसी रेगुलेशन होंगे, पॉलिसीज़ वगैरह होंगी, वो सारी चीज़ें उस पर वो काम करेंगी। बस इन 3 चीज़ों पे जो है वो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंटरफेरेंस ज़रूरी है। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई डिसीजन लेती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वहाँ पर जो है गवर्नर जो होंगे उनको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। जो मेन कंट्रोवर्सी जो हुई है ना वो यहीं से स्टार्ट हुई, कम्युनिकेशन वाली बात। दिल्ली गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी लाती गई, बहुत सारे स्कीम्स लाती गई, लेकिन वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन्होंने हटा दिया वहाँ से। तो उनको कम्युनिकेट नहीं करते थे, उनके ऑर्डर के बिना जो है वो चली जाती थी उन सब चीज़ों में काम करने। तो इन्होंने कहा कि भैया आप सारा ये सब काम ऐसे कैसे कर लेंगे हमको बिना बताए, हमारी भी कुछ पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंट इसलिए कर रखा है कि हम सारी चीज़ें देख रेख करें। अब जब आप उसको कुछ बताएंगे ही नहीं, कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो भाई हमको तो इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि अब जब जो है एक बात और इसमें इस डिसीजन में कही गई थी कि जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो होगा बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये भी साथ में ये भी कहा क्या कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गवर्नर ऑफ स्टेट की तरह अपने आप को ट्रीट ना करे, वो अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ट्रीट करे जो कि एक लिमिटेड सेंस में होगा।
ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर जो होगी एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह होगी, वो एक गवर्नर जो स्टेट में होते हैं उसकी तरह नहीं होगी। साथ ही साथ दिल्ली को भी कहा कि भैया दिल्ली आप भी अपने आप को सिर्फ है स्टेट की तरफ मत मान लगी कि सारी पावर आप ही के पास, आप अपने मन चाहे कुछ भी करेंगे सीएम और अपने कैबिनेट को लेकर। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें कि एक तरह से हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जो है इस्टेब्लिश किया गया कि जो दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था कि ये अपना काम कर रहे हैं तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं जा रहा, गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी पावर दिखाने के लिए जो है वो इनके ऑर्डर को पास नहीं करें, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो टसल चल रही थी उसको एक तरह से हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन अब जो है ये मामला फिर से जो है आ गया है जब जब जो है ये बिल पास हुआ 2021 में। तो अब हम बिल की बात करें तो बिल ने क्या क्या जो है मेजर चेंजेस किए हैं। वैसे तो चेंजेस काफ़ी किए हैं लेकिन जो मेजर चेंजेस है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है उसकी बात करें तो वो ये हैं। करें एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 की, तो इसमें जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है वो इस पे हुई है कि वो जो गवर्नमेंट वर्ड है उन्होंने इसका डेफिनेशन दिया है कि उसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल होता है। तो सेंट्रल जो होगा उसको कैसे आप एक तरह से गवर्नमेंट की मीनिंग में लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। दूसरा यहाँ पे यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन जो होगा ऑब्टेन करना होगा अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना होगा, अगर कैबिनेट के डिसीजन पे बेस्ड है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन या किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के जो है डिसीजन पे बेस्ड है, तो इन दोनों सिचुएशन में जो होगा क्या करना होगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन जो है ऑब्टेन करना पड़ेगा इस एग्जीक्यूटिव एक्शन से पहले। तीसरी बात इस बिल में ये कहता है इंपॉर्टेंट वो ये है कि कोई भी असेंबली होगी उसको बार करता है और उसकी कमेटी को from making rule to take up matters concerning day-to-day administration or to conduct inquiry in relation to administrative decision। भैया ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कि भैया आपने जो भी कमेटी है जो भी असेंबली है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने से जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर होंगे डे टू डे के उसको करने से ही मना कर दिया। तो भाई वो लोग करेंगे क्या, उनका काम तो यही होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे। वो जो जब उनको काम ही करने से आप मना कर देंगे तो भाई वो तो इशू हो जाएगा बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने जो सारा मैटर जैसे मैंने आपको बताया कि सारा मैटर ये है कि दिल्ली हाफ जो है यूनियन टेरिटरी और हाफ जो है स्टेट है। कुछ चीज़ें उसके पास स्टेट की है, कुछ चीज़ें उसके पास यूनियन टेरिटरी की है। तो सारा मैटर इसी पर जो है कंट्रोवर्सी हो रही है, इसकी वजह से ये सारा इशू हो रहा है। अगर वो फुल यूनियन टेरिटरी रहती तो फुल जो है सेंट्रल का उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता, सारा कंट्रोल होता। अब उसको आपने स्टेट भी बना दिया है, सीएम भी रख दिए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी रख दी है, तो वहाँ पर जो है वो इशू क्रिएट हो रही है जब दो तरह की सरकार वहाँ पर है। तो अगर एक तरह की सरकार रहती तो इतना इशू नहीं होता। ओपिनियन है इसके ऊपर ये मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे तो जो प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल हेड मानते हैं और रियल पावर जो होती है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को होती है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि भाई अगर आपने किसी को एक स्टेट का दर्जा दिया है मतलब कोई स्पेशल पावर के थ्रू, तो आपको वहाँ पर भी जो है उनको जो है वो पावर देनी चाहिए, मतलब रियल पावर, जैसा कि आप सीएम और जो है बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देते हैं अदर स्टेट में। दूसरी चीज़ ये कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है हमारा संविधान। ठीक है, हमारा भारत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, पार्लियामेंट की नहीं कि पार्लियामेंट आज कोई लॉ बनाए कल कोई और लॉ बनाए, परसों कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दे कल फंडामेंटल राइट हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन ही इसी वजह से आई है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो बिल आया है ये डेमोक्रेसी को एक तरह से ख़त्म करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने बहुत सारे अभी सर्वे में रिपोर्ट आई है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में बहुत कम हो गई है। तो फेडरल सिस्टम को भी एक तरह से ये ख़त्म करता है कि भैया आपने एक स्टेट बनाया फिर उस पर सारा कंट्रोल जो है वो आप सेंटर का कर रहे हैं, या तो आप उसको स्टेट नहीं बनाएं, यूनियन टेरिटरी रहने दें, यूनियन टेरिटरी बना के उस पर सेंट्रल से कंट्रोल रखें, या तो फिर आपने उसको अगर स्टेट बनाया तो फिर उसकी जो है फेडरलिज्म जो है उसको भी आप बरकरार रखें। अब यहाँ पे दिल्ली की तरफ से बात करें तो दिल्ली का जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि भाई वो स्टेट नहीं है, तो जब स्टेट नहीं है तो उसमें उसको जितनी पावर दी जाए या उसमें पावर कम की जाए, जैसे कि आपने जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया, वहाँ पे इतनी बार ज़्यादा कंट्रोवर्सी अरविंद केजरीवाल की सरकार को नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भाई आपकी तो पावर ही थोड़ी सी इन्होंने कम किया है, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। दूसरी बात ये कि पावर जो है वो स्पेशल पावर है। भाई आपने 1991 का एक्ट बनाया उसमें आपको ये सारी पावर दी गई, अब हम आपको स्पेशली पावर हटा दें आपके दिल्ली से, आपको जिस पावर में आपको यह है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से बनाने का आपको पावर दिया गया था मैटर पे, और आपको जो है हमने एक स्टेट का दर्जा दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का दर्जा दिया, वही दर्जा हम हटा देंगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या।
बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से बस एक लॉ के प्रोविज़न पे खेल हो रहा है, पावर का जो है खेल हो रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं यहाँ पे, अलग अलग सरकार हैं, इस वजह से सारी चीज़ें इशू हो रही हैं। जैसे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ये सारे मुद्दे भी ख़त्म हो जाएंगे। अपना अपना सबको कंट्रोल करना है चीज़ों पे। अब यहाँ पे एक भी मसला और है कि भाई आप गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है लोगों ने, पब्लिक ने, अब गवर्नमेंट की ही चलने अगर आप नहीं देंगे तो फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी कहाँ से रही आपने? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो सेंट्रल का अपॉइंट होता है, अगर सारी पावर हम उसी को दे देंगे, गवर्नमेंट हम उसी को कंसिडर करेंगे, तो फिर इलेक्शन कराने का क्या मतलब हुआ? तो ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। बहरहाल टाइम के साथ साथ देखा जाएगा, आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जो है थोड़ी से समझने की कोशिश की कि क्या इतना मसला है इन सारी चीज़ों का। आगे ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।